नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कैसा कॉलेज शुरू किया? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा संस्कृत। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू और कानून दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज शुरू किया। प्रश्न संख्या 2, कौन सी ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1897, ऑप्शन डी 1899। तो प्रश्न संख्या 2 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी 1897 ईस्वी। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर किए। इस मिशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना था। प्रश्न संख्या 3, किसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ? ऑप्शन ए ताजमहल का, ऑप्शन बी लाल किला का, ऑप्शन सी कुतुब मीनार का, ऑप्शन डी मोती महल का। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा ताजमहल का। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया और 1648 के अंत में पूरा हुआ था। प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, ऑप्शन सी ईंट के बने भवन, ऑप्शन डी प्रशासनिक प्रणाली। प्रश्न संख्या 4 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों से बने भवन थे। प्रश्न संख्या 5, अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी शाहजहां। प्रश्न संख्या 5 का जो आपका सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक संगीतकार के रूप में कार्य किया। अमीर खुसरो को तबला एवं सितार का आविष्कारक माना जाता है। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद भी कहा है। प्रश्न संख्या 6, पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? ऑप्शन ए वर्ष 1912, ऑप्शन बी वर्ष 1942, ऑप्शन सी वर्ष 1932, ऑप्शन डी वर्ष 1922। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1932। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। प्रश्न संख्या 7, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था? आपको बताना है। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी MN प्रसाद, ऑप्शन डी CV रमन। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम श्री राजगोपालाचारी था। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी नाना साहब। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन डी नाना साहब होगा। नाना साहब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं थे। बाकी बात करें चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और भगत सिंह सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, कैबिनेट मिशन जिसने वर्ष 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? आपको बताना है इनमें से कौन शामिल थे। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी
सर पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, इसे सर पैथिक लॉरेंस शामिल थे। कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्यों में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं एवी एलेक्जेंडर भी शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 कि स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने प्रथम बार राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी जी को संबोधित किया था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में गांधी के एक विशेष नाम का प्रसारण में कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। इस प्रकार पहली बार सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गांधी जी को राष्ट्रपिता शब्द कहकर प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 11 भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली शीत लहर का कारण बनती हैं। आपको बताना ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी अरावली। तो प्रश्न संख्या 11 का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमालय। भारत में शीत ऋतु के दौरान हिमालय क्षेत्र में जोरदार हिमपात होता है, जिस कारण दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर आ जाती है। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों के कड़ाके की ठंड पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किस पे केसर की खेती की जाती है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो प्रश्न संख्या 12 का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। भारत के जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में केसर की खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 13 बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ है। ऑप्शन ए केवल भारत के साथ, ऑप्शन बी भारत और म्यांमार के साथ, ऑप्शन सी भारत और भूटान के साथ, ऑप्शन डी भारत और चीन के साथ। तो प्रश्न संख्या 13 का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और म्यांमार के साथ। बांग्लादेश की थली सीमा भारत और म्यांमार के साथ है। प्रश्न संख्या 14 निम्न में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है। ऑप्शन ए रुपेन, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी सरस्वती। प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा 14 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सरस्वती। सरस्वती अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है। सरस्वती नदी की चर्चा ऋग्वेद तथा पौराणिक ग्रंथों में की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। प्रश्न संख्या 15 का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 16 मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए अर्धवार्षिक, ऑप्शन बी त्रैमासिक, ऑप्शन सी वार्षिक, ऑप्शन डी मासिक। तो प्रश्न संख्या 16 का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्धवार्षिक। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से संचालित है। यह भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त 1995 को लागू हुई। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों को न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन अर्धवार्षिक पर होता है। प्रश्न संख्या 17
भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन सी 2 कृषि उत्पाद है? ऑप्शन ए गेहूं और चावल, ऑप्शन बी मक्का और चावल, ऑप्शन सी चावल और चीनी, ऑप्शन डी गेहूं और चीनी। प्रश्न संख्या 17 का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, चावल और चीनी। प्रश्न संख्या 18 किस संपत्ति का हाश नहीं लगाया जाता? ऑप्शन ए भूमि एवं भवन, ऑप्शन बी मशीनरी, ऑप्शन सी चालान पर माल, ऑप्शन डी एकस्व। तो प्रश्न संख्या 18 का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चालान पर माल। बात करें तो किसी भी क्षयशील संपत्ति के निरंतर प्रयोग द्वारा उसकी कार्यक्षमता, उपयोगिता तथा लाभ का उपार्जन शक्ति में क्रमिक स्थायी कमी आने पर लगती है, जिसे हाश कहा जाता है। चालान पर माल का कोई हाश नहीं होता, चालान का मूल्य पूरा देना ही होता है, इसलिए यह हाश की श्रेणी से बाहर होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। आपको बताना है ऑप्शन ए 103 मिलियन, ऑप्शन बी 93 मिलियन, ऑप्शन सी 53 मिलियन, ऑप्शन डी 51 मिलियन। प्रश्न संख्या 19 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 53 मिलियन। भारत में वयोवृद्ध की श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होती है। इन्हें प्रायः वरिष्ठ नागरिक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध की कुल जनसंख्या 8.6% अर्थात 10.3 करोड़ है। इसमें वयोवृद्धों की संख्या 5 करोड़ तथा वृद्ध महिलाओं की संख्या 5.3 करोड़ अर्थात 53 मिलियन है। प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? ऑप्शन ए पूंजी पर रिटर्न, ऑप्शन बी चालू अनुपात, ऑप्शन सी परिसंपत्ति टर्नओवर, ऑप्शन डी ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चालू अनुपात। चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात होता है, जैसे सर्वाधिक तरलता अनुपात आदि। प्रश्न संख्या 21 भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह। प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब होगा आपका वो आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। भारतीय सुरक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर देश का राष्ट्रपति होता है, अतः भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो कि भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। प्रश्न संख्या 22 द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए विधायकों को 4 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, ऑप्शन बी विधायकों को एक विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ऑप्शन सी विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, ऑप्शन डी विधायकों को 8 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब होगा आपका वो आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। द्विसदनीय विधानसभा का अर्थ विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाना है, अर्थात एक सदन विधानसभा तथा दूसरा सदन विधान परिषद होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी कोई नियुक्त नहीं होता और पद रिक्त रहता है। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब होगा वो आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 24 संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य है? ऑप्शन ए ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, ऑप्शन सी लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित सीटों की संख्या में विस्तार, ऑप्शन सी विरोधी दल बदल कानून के सशक्तिकरण हेतु मंत्रिमंडल के आकार को विधायी संसदों के 15% तक सीमित करना। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा,
ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। बात करें 96वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2011 के साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। इसमें ओडिया भाषा की जगह ओडिया भाषा को स्थान दिया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका, वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांस। भारत के संविधान में शामिल स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था। फ्रांस की क्रांति में भारत के संविधान में शामिल मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। एक कमरे में रखे हुए गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, इस गति को कहते हैं। ऑप्शन ए फोटोग्राफिज्म, ऑप्शन बी फोटोनेजिज्म, ऑप्शन सी फोटो पीरियोडिज्म, ऑप्शन डी फोटोट्रोपिज्म। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फोटोट्रोपिज्म। एक कमरे में रखे हुए गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, इस गति को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। प्रश्न संख्या 27। मरीचिका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए केवल प्रकाश के परिवर्तन का, ऑप्शन बी केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन डी केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो प्रश्न संख्या 27 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मरीचिका केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में यात्रियों को रेत के स्थान पर जल होने का भ्रम होता है, इस भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। प्रश्न संख्या 28। तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन ए Mg, ऑप्शन बी Cu, ऑप्शन सी Al, ऑप्शन डी Li। तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, Cu। कॉपर और तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। वह अम्ल जो जल में मिलने से पूरी तरह से H+ आयनों और ऋणात्मक आयनों में नहीं बदलते अथवा पूर्ण आयनीकृत नहीं होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसका उदाहरण एसिटिक अम्ल तथा कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल हैं। ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते तथा इनकी प्रतिक्रिया दर धीमी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। रुधिर का pH है, आपको बताना है। रुधिर का pH है ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8.4, ऑप्शन डी 7.4। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब होगा वो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रुधिर का pH 7.4 होता है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।